Hello everyone. This is the third lecture of the chapter, The Cell, Fundamental Unit of Life. Topic to be covered here, cytoplasm, endoplasmic reticulum and Golgi body. साइटोप्लाज्म क्या है? अगर मैं एक सेल बनाती हूँ, इट इज एन एनिमल सेल, क्योंकि इसके अराउंड आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं और न्यूक्लियस की पोजीशन बीच में है. दिस वन इज द न्यूक्लियस and this one is the plasma membrane. है क्या ये? एनिमल सेल. ओके, तो लोकेशन क्या है इसकी साइटोप्लाज्म की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की जो ये फ्लूइड जो फिल्ड है इसके बीच में, इसको ही हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. सो प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and the nucleus. ओके, अब मुझे अगर डिफाइन करना हो कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो मैं कहूंगी साइटोप्लाज्म जनरल तो मैंने बोल दिया एक फ्लूइड है, लेकिन और बेटर हम क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे कि साइटोप्लाज्म इज एन एमोर्फस. एमोर्फस की मीनिंग होती है इसका कोई डिफिनेट शेप नहीं होता साइटोप्लाज्म का. ट्रांसलूसेंट यानी कंप्लीट लाइट इसके अक्रॉस नहीं जा सकती है. एंड कोलाइडल इन नेचर. इसका नेचर कैसा होता है? कोलाइडल. ये फ्लूइड है. कैसा फ्लूइड है? कोलाइडल फ्लूइड. ओके, नेक्स्ट, अगर आप इसको देखते हो साइटोप्लाज्म को, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच है. तो जो साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है, उसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म. एक्टो मतलब बाहर की तरफ, प्लाज्म वो साइटोप्लाज्म जो बाहर की तरफ है. और ये कैसा होता है? डेंस होता है. डेंस यानी घना. यहाँ पे ज्यादा घना होता है. उसका नेचर कैसा होता है? जेल लाइक. ठीक है. और वो साइटोप्लाज्म जो अंदर की तरफ होता है, ये डेंस नहीं है. ठीक है, जो अंदर की तरफ है, इस ये अंदर है तो कहेंगे एंडो. इस साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. इसका नेचर कैसा है? ये फ्लूइड वाटर जैसा है, तो इसको हम क्या कह देंगे? सॉल. इसका नेचर कैसा है? सॉल. और ये जो सॉल और जेल नेचर है साइटोप्लाज्म का, सॉल जेल, ये इंटर कन्वर्टेबल है. कभी जेल सॉल में कन्वर्ट होता है, सॉल जेल में कन्वर्ट होता है. ओके, नेक्स्ट, जो साइटोप्लाज्म है, ये जो फ्लूइड है, इसको हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स के अंदर ही डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन बॉडीज लाइक आपका ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम्स या गोल्जी अपैरेटस, जो गोल्जी बॉडी जिसे कहा जाता है गोल्जी बॉडी, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म में. फैट्स, प्रोटीन, ये सब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको, और ये कहलाएगा इसका साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स. तो साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ही क्या कहलाता है? साइटोसॉल. तो साइटोसॉल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो कि सराउंड्स द सेल ऑर्गेनेलीज, सराउंड्स या अराउंड द सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं? साइटोसॉल. नेक्स्ट, फंक्शन. साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? तो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ज्यादातर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उसका रिएक्शन सेंटर कौन है? साइटोप्लाज्म. अकर्स इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. दूसरा क्या फंक्शन है इसका? ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है सब्सटेंस के. प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स इन द प्रॉपर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हेल्प्स, हेल्प्स इन स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्यूडोपोडिया मीन्स होता है फॉल्स फीट। ये वर्ड आप यूज करते हो अमीबा के केस में, जो कि एक सेल है। अब ये सेल अगर इसे कुछ इंगल्फ करना है, जिससे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस की, अगर ये प्रोसेस करेगा, किसी चीज को अपने अंदर लेगा, तो ये सेल जो है ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। और ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द सॉल एंड जेल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का जो सॉल और जेल नेचर है, ये हेल्प करता है स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन में। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, तो साइटोप्लाज्म में किस तरह का मूवमेंट होता है? साइक्लोसिस। अब साइक्लोसिस जो मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो दो तरह का होता है। एक हमारा होता है रोटेशनल साइक्लोसिस, और दूसरा होता है सर्कुलेशनल साइक्लोसिस। रोटेशनल साइक्लोसिस कहाँ पे होता है? ये देखा जाता है अकर्स इन लार्ज वैक्यूल्स। ओके, अकर इन लार्ज सिंगल लार्ज वैक्यूल। तो ये सिंगल लार्ज वैक्यूल कहाँ पे होते हैं? हमारे प्लांट सेल्स के अंदर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में। तो रोटेशनल जो हमारी साइक्लोसिस होती है, या कर इन सिंगल लार्ज वैक्यूल्स, ओके, अराउंड द सिंगल लार्ज वैक्यूल। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा रोटेशनल साइक्लोसिस का? कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी मतलब होता है सिंगल, डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में होता है। या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, यानी या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो इस साइड क्लॉकवाइज होगा। ये बोथ डायरेक्शन में नहीं होता। जो सर्कुलेशनल साइक्लोसिस होता है, कहा जाता है ये अकर्स इन या अराउंड टाइनी वैक्यूल्स। जो टाइनी वैक्यूल्स होते हैं उनके अराउंड ये होता है। और ये सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? ये मल्टी डायरेक्शनल है। कैसा है? मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी मीन्स होता है मेनी डायरेक्शंस। ओके, मेनी डायरेक्शंस में होगा। लाइक ये हमारे स्मॉल से वैक्यूल्स हैं, तो साइक्लोसिस की जो प्रोसेस है इधर भी होगी। इस वैक्यूल में इधर है तो इस वैक्यूल में इस साइड हो जाएगी। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है। तो सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको पॉइंट दे देती हूँ कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, या ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ये जिस तरह से ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह प्लांट सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका एक डिफरेंट फंक्शन होता है, लाइक अवर ऑर्गन्स। ओके, सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ओके, क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी। सो इंडो, इंडो मीन्स होता है इनसाइड। ओके,
प्लाज्मिक वर्ड यहाँ लिया गया है साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म के। रेटिकुलम की मीनिंग यहाँ पे होती है रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब फ्रेम। ओके, तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म एक फ्रेमवर्क होता है, जिस इस अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये न्यूक्लियस में से अटैच्ड है, ये इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे अटैच्ड है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्प्रेड होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ तक स्प्रेड होता है। तो न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इस एक फ्रेमवर्क होता है। तो एक तरह से अगर इसका जब हम फंक्शन आगे पढ़ेंगे ना, तो ये उस फंक्शन में ये मेंशन होगा कि जो जनरल फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये एक स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। ठीक है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, ये इसका जनरल फंक्शन हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस टाइप्स की सेल में प्रेजेंट होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कहाँ पे होता है। तो ऑल एनिमल सेल्स जो होती हैं सबके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मैच्योर मैमिलियन आरबीसी, जो मैमल्स की मैच्योर आरबीसी होती है ना, वहां भी ये प्रेजेंट नहीं होता, एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन मैमेलियन आरबीसी। ठीक है, यहाँ पे ये एब्सेंट होता है। सेकंड कहाँ पे एब्सेंट होता है, ये जर्माइनल सेल, जो जर्माइनल सेल होती है यहाँ पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। एक पॉइंट हमारा है कि एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ओके, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एलिमेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस चीज से कंपोज ऑफ होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वर्ड ये कहाँ से आया मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एलिमेंट्स इसके क्या हो गए, सिस्टर्ने, सबसे पहला एलिमेंट क्या है इसका, सिस्टर्ने। दूसरा क्या है, ट्यूब्यूल्स। थर्ड वन इज वेसिकल्स, वेसिकल, ट्यूब्यूल और सिस्टर्ने से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अगर मैं इसका एक जनरल डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये देखो आप, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, जब ये बाहर को प्रोट्यूड आउट हो जाती है, निकलती है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब प्रोट्यूड आउट होती है बाहर की तरफ, इसको कहते हैं इवेजिनेशन, बाहर की तरफ फोल्ड होना, निकल के आना, उसके ही वजह से ये सिस्टर्ने का फॉर्मेशन होता है। ये सिस्टर्ने बने हैं ना हमारे, ये देखो आप यहाँ पे सिस्टर्ने बने हैं। तो ये इवेजिनेशन होता है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से सिस्टर्ने बनते हैं। ये हमारे क्या है, सिस्टर्ने। चेंज करूँ इसका, ये क्या है, सिस्टर्ने। ओके, अब इस पे आप देख रहे हो कि व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर भी लगे हुए हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्टडी पे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स अटैच हैं सिस्टर्ने से। ओके, सिस ये राइबोसोम सिस्टर्ने से अटैच्ड है, और इस सिस्टर्ने ही बनाता, क्या बनाता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। ये सिस्टर्ने पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और बनाते क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यही रफ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे देख रहे हो ना, ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये किसके बने हुए होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बने हैं, ये जो पार्ट होता है ना इसको कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ओके, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे देखो आप, ये है हमारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बने किसके हैं, ये सिस्टर्ने, सिस्टर्ने। और ये किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके बने हुए हैं, ये ट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। किसके बने हैं, ये ट्यूब्यूल से इनका कंपोजिशन हुआ है, बने हुए हैं। ठीक है, तो सिस्टर्ने जो है, मैंने मेंशन किया कि जो सिस्टर्ने होती है
यहाँ पे इमेज है इसकी। ये सिस्टर्ने जो होती है ये कैसे बनती है, इवेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, राइबोसोम्स। तो हम इसके पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि जो सिस्टर्ने होते हैं, सिस्टर्ने फॉर्म्ड, पहला पॉइंट, फॉर्म बाय द इवेजिनेशन, इवेजिनेशन यानी आउटर फोल्ड, इसको आप लिख सकते हैं आउटर, बाहर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। कौन फोल्ड हो जाएगा, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड होती है और बनाती क्या है, सिस्टर्ने। ओके, दूसरा क्या पॉइंट हो जाएगा इसका, स्टडेड विथ, स्टडेड विथ राइबोसोम्स। ये किससे स्टडेड होते हैं, राइबोसोम्स से। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आप ल्यूमेन देख रहे हो, ये इसका ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है सिस्टर्ने का। इसका जो ल्यूमेन होता है ना, ल्यूमेन इज नैरोअर या नैरो, हैविंग नैरो ल्यूमेन। जो सिस्टर्ने है इसका ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है। दूसरा आप देखोगे कि जो सिस्टर्ने है उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो कहीं भी ब्रांचेस नहीं है, कहीं भी ब्रांचेस नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं होती। अनब्रांच्ड लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, अनब्रांच्ड। फिफ्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनी है तो क्लोजर टू न्यूक्लियस हो जाएंगी, क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लिख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्लोजर है। आई विश इतना पॉइंट आपको क्लियर है। इवेजिनेशन पॉइंट, इवेजिनेशन मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो सिस्टर्ने होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है बाहर की तरफ इवेजिनेट हो जाती हैं, यानी आउटर फोल्ड होता है, बाहर की तरफ ये फोल्ड होती है और बनाती हैं सिस्टर्ने। ओके, एक होता है इनवेजिनेशन, इसका मतलब होता है इनर फोल्ड। एक होता है इवेजिनेशन, इसका मतलब होता है आउटर फोल्ड। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर फोल्ड होती है और बनाती है आपका सिस्टर्ने। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कैसे बनते हैं, ट्यूब्यूल्स जो है वो आपके सिस्टर्ने जो होती है ना, जो सिस्टर्ने होती है उससे ही बनते हैं। यानी ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं हमारे हैं ट्यूब्यूल्स। इनको मैंने बोला ना ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, जो हमारे सिस्टर्ने हैं उस पर राइबोसोम्स अटैच हो गए, तो ये हो गए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन करती हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या आप कह सकते हो ट्यूब्यूल्स का। तो ट्यूब्यूल्स कैसे फॉर्म हुए, फॉर्म्ड फ्रॉम RER, ये पॉइंट आप डाल सकते हो। दे डोंट हैव, इसके अलावा क्या लिख सकते हो कि इनके पास राइबोसोम नहीं हो सकता, नहीं होता या एब्सेंट होते हैं राइबोसोम्स, एब्सेंट लिख सकते हो या लिख सकते हो दे डोंट हैव राइबोसोम, दोनों वर्ड सही होंगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। आपने सिस्टर ने पढ़ा कि वो ब्रांच नहीं होती। ये देखो ये ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब्यूल है, ये कैसा दिख रहा है आपको, ब्रांच दिख रहा है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। और इसका ल्यूमेन जो होता है ना वाइड होता है, ल्यूमेन इसका वाइड होता है इन कंपैरिजन टू सिस्टर्ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसमें लिखोगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नियर होते हैं, करीब होते हैं, क्लोजर होते हैं, क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इमेज में आप देखो, यहाँ पर देखो, ये हमारी है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने पे जब राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, ये हमारे ट्यूब्यूल्स हैं। इनका ल्यूमेन मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे वाइडर होता है। इसके अलावा मैंने मेंशन किया कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। ये देखो आप, यहाँ मैंने ब्रांच्ड बनाया है, क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्लोजर होते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर जो है हमारा वेसिकल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थर्ड एलिमेंट या थर्ड स्ट्रक्चर हमारा है वेसिकल्स।
अब वेसिकल्स जो हैं, ये देखो आप, मैंने बनाया है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनते ये कैसे हैं? ये इनका फॉर्मेशन जो है, ये आप देख रहे हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं अगर इसको देना चाहूँ नाम, तो ये हमारा है RER, और इसको मैं कह दूंगी कि ये मेरा है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, ये आप देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये 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 अगर ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे हैं, ठीक है ना, या आप कह सकते हो ये सिस्टर्ने से जब बन रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम्स अटैच इससे होंगे। तो राइबोसोम्स अटैच होंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। उसी तरह अगर ये ट्यूब्यूल्स से बनेंगे तो ये क्या होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका फॉर्मेशन हुआ होगा, और स्मूथ है यानी इन पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे, यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, ये लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, तब लिपिड या आप कह सकते हो फैट। तो ये वेसिकल्स जो होते हैं ना पिंच्ड ऑफ, ये जो आपकी ये मेम्ब्रेन्स है ना, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स, ये पिंच्ड ऑफ हो जाती हैं, पिंच्ड ऑफ होती हैं, और वेसिकल्स को फॉर्मेशन करती हैं। अगर ये आर ई आर से बनते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं, और अगर ये SER से बनते हैं, ब्रांच जो होते हैं और स्मूथ होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते, ये हम कह देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हैं, तो ये विदाउट राइबोसोम्स होंगे। तो वेसिकल्स जो होते हैं ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ वो मैंने मेंशन करा आपको कि ये बडेड ऑफ हो जाते हैं यहाँ, अगर ये RER से भी वेसिकल्स निकलते हैं और SER से भी निकलते हैं। ओके, उस पे डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन क्या करेंगे। अगर इन पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, इन पे राइबोसोम अटैच नहीं है, इन पे राइबोसोम अटैच नहीं है, ये वाले जो हैं इन पे राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये क्या करेंगे, लिपिड या फैट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल्स में पाए जाते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स में जो प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होते हैं, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ही होते हैं जो कि मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के होते हैं, RER एंड SER। एस ये कहा जाता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली यानी मैक्सिमम उनका जो फॉर्मेशन है उसमें प्रीडोमिनेंटली SER प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER यानी स्मूथ एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, कि जो हमारे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन होते हैं, ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स से बने होते हैं, और ये किससे बने होते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम सिस्टर्ने। ये पॉइंट हमने देखा था। सेकेंड पॉइंट, हम राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस को लेके बात कर सकते हैं कि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एब्सेंट होता है। ओके, थर्ड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप देखो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर, और ये स्मूथ। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नियर है, करीब है, क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि आप सिस्टर्नी के केस में भी मेंशन कर रहे थे। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्लोजर है, क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब RER पे मैंने बोला कि ये आपके राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को, और आप देखो
ये देखो यहाँ पे राइबोसोम्स है, ये माइन्यूट स्ट्रक्चर्स क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स राइबोसोम्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन पे राइबोसोम्स अटैच है, ये राइबोसोम्स हैं, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या हो गया आपका, प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और इसको ट्रांसपोर्ट भी करेगा विद द हेल्प ऑफ द वेसिकल्स दे फॉर्म एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था कि ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, तो लिपिड सिंथेसिस करेंगे, या फैट भी मैंने मेंशन किया, एंड उसके ट्रांसपोर्ट को करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो रहा है वो तो यहाँ पे है, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करेगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स तक, क्योंकि इनकी पोजीशन कहाँ होती है, विद इन द साइटोप्लाज्म। ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम न्यूक्लियर membrane to other organelles, whatever you can say. Okay, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेंशन करो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं SER, ये बनाते हैं फॉर्म डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोट्यूब्यूल्स डेस्मोटिब्यूल्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ ER। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रैंड्स होते हैं दैट थ्रू runs through प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड हमने पहले पढ़ रखा है। ये क्या होता है, एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्दर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम फंक्शन पढ़ें तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हेल्प करता है। आप यहाँ पे इसका फंक्शन भी लिख सकते हो कि इस पॉइंट को काट के, इसका डिफरेंस काट के, कि ये मैंने कट कर दिया, ठीक है, ये डिफरेंस नहीं है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये इसके फंक्शन के अंदर आ जाएगा। ये हेल्प करता है, हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन, ये पॉइंट मेंशन है आपके एनसीईआरटी के अंदर भी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और क्या फंक्शन है इसका, ग्लाइकोलाइसिस, नॉट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, जीनोलाइसिस में हेल्प करता है। ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजीनोलिसिस वर्ड जो बना है ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस से बना है। लाइसिस को मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग, तोड़ना। ग्लाइकोजन को ब्रेक करने का काम करता है, कहां पर, इन लीवर सेल्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज अगर आप, एक पॉइंट और मैं मेंशन कर दूं इसमें, अगर कि जो RER होता है हमारा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इसका हम फ्लो करें, बनाएं एक, ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, हमने पढ़ा कि ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। देन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, और गोल्जी बॉडी क्या बनाता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स। ओके,
ये प्राइमरी लाइसोसोम्स आफ्टर हेल्पिंग इन डाइजेशन ऑफ फूड, ओके, क्या करते हैं, आप फूड के डाइजेशन के बाद एक इसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन एक्सोसाइटोसिस, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। एक्सो मतलब होता है सेल के बाहर, ओके, सेल से बाहर किसी चीज को लार्ज अमाउंट में थ्रू करना, निकालना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। हेल्प कौन कर रहा है, लाइसोसोम। इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है, गोल्जी बॉडी, ओके। इसकी प्रेजेंस कहाँ है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सारे ही सेल ऑर्गेनेल मैक्सिमम मैंने बताया, सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। इसमें यहाँ पे मेंशन है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है गोल्जी बॉडी, ये इसको सिस्टर्ने कहते हैं। सिस्टर्ने स्टैक बनाता है वन अबव द एंदर, ओके। इसकी दो फेज होती है, एक होती है आपकी सिस फेज और दूसरी होती है हमारी ट्रांस फेज। गोल्जी बॉडी की दो फेज होती है, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। जो सिस फेज होती है इसको कहा जाता है फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव फेज भी कहा जाता है इसको, है फॉर्मेटिव फेज। और जो ट्रांस फेज होती है इसको क्या कहा जाता है हमारा, दैट वन इज कॉल्ड मैचुरेशन, मैचुरेशन फेज, ठीक है। अब दूसरा, इसकी अगर पोजीशन की हम बात करें, आपने देखा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलो मैं बनाती हूँ इसको, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड आपका ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इसी के इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो सिस फेज है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फेस करेगा, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना हमारी, ऐसे ये मान लो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस होगा वो सिस फेज होगा, ये फॉर्मेटिव फेज होता है। कौन सा फेज होता है, फॉर्मेटिव फेज। ये जो वेसिकल्स है ना, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये वेसिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स दो तरह के आ सकते हैं, एक आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ सकते हैं, दूसरा स्मूथ। अगर रफ लेके आएगा तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लाएगा, स्मूथ लाएगा तो लिपिड लाएगा। तो ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और इस फेज को हम कहते हैं फॉर्मेटिव फेज, और ये कैसी होती है, कॉनकेव साइड होती है। कौन सी साइड होती है, कॉनकेव साइड होती है, नो सॉरी, ये कॉनकेव नॉट कॉनकेव, इट्स कॉन्वेक्स, ओके, कॉन्वेक्स साइड। एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉनकेव साइड मैचुरेशन फेज, ओके। इधर क्या होते हैं, वेसिकल मैच्योर हो जा रहे हैं। मैच्योर कैसे हो जा रहे हैं, ये वेसिकल्स जो होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये गोल्जी बॉडी इंटरकनेक्टेड, यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुंचती है ना, तो ये मैचुरेशन का काम होता है, इनका फंक्शन है। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, मैचुरेशन का। और फिर ये जो पार्ट है ना, यानी अगर मैं गोल्जी बॉडी ये बना दूं, मैं स्लाइटली ऐसे बनाया जाता है इसे, ये अपने एंड्स पर ऐसे बल्ज आउट होती, थिकर होती है, इसको कहा जाता है गोल्जियन वैक्यूल कहा जाता है इसको। और यही पिंच ऑफ हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, ये पिंच ऑफ हो जाता है, निकल जाता है, यहाँ से बाहर आता है, बाहर निकल आता है, ओके। तो इस अगर एलिमेंट्स की बात करूं मैं, एलिमेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी किन चीजों से कंपोज ऑफ होती है। जैसे लास्ट हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा सिस्टर्ने, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। सेकंड क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स, क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स। एंड थर्ड वन इज वेसिकल्स, वेसिकल्स, वेसिकल्स ये हैं, ये वाले आपके कहलाएंगे वेसिकल्स। एंड ये जो होते हैं वेसिकल्स, जो होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, वेसिकल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, और ये आपके सिस फेस के साइड पे होंगे। वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं, और वो आपके ट्रांसफेस की तरफ होंगे। ये आपके ये जो है ये वैक्यूल्स हैं। और ये जब
गॉल्जियन वैक्यूल पिंच्ड ऑफ होगा ना, तो यही आपका, ये देखो आप इसमें यहाँ दिखा रहा है कि ये पिंच्ड ऑफ हो रहा है, निकल रहा है। इससे जब निकल जाएगा ना, ये बाहर जब आएगा तो बनाएगा क्या, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आपने पीछे पढ़ा कि गोल्जी बॉडी ही बनाती है लाइसोसोम्स। जब यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा तो लाइसोसोम्स बनाएगा, और लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का? ये हेल्प करती है स्टोरेज में, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? ये सिक्रीशन में हेल्प करती है, सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। सिक्रीशन एंड पैकेजिंग किस चीज का सिक्रीशन करती है? या हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है, लाइक थायरोक्सिन। और ये क्या करती है, सिक्रीशन क्या करती है? पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का सिक्रीशन करती है। मेन फंक्शन जो गोल्जी बॉडी का होता है वो सिक्रीशन एंड पैकेजिंग का ही होता है। ओके, ये आप देखो जो लास्ट मैंने आपको समझाया था यहाँ पर, कि ये हमारी गोल्जी बॉडी है, ये इसका सिस फेज है, ये इसका ट्रांस फेज है। देन आपको बताया ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, इनके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट का काम होता है। ये स्टैक्स हैं, इनके स्टैक्स हैं, स्टैक्स, ये स्टैक्स हैं सिस्टर्ने के, वन अबव द अदर ये प्लेस्ड होते हैं। ओके, this is all about today's lecture. Have a good day.